जी दोस्तों, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। सब रंग के साथ मैं हूं जावेद काजी और हर सोमवार को शाम 6 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। और कुछ दोस्त हमारे पाकिस्तान से हमारे साथ शामिल होते हैं और कुछ यहाँ के जो हमारे दोस्त हैं वो भी शामिल होते हैं। कोरोना की दूसरी लहर जो है वो यूके में जो है उसने भी बड़ी तेज़ी जो है वो अख्तियार कर ली और पाकिस्तान में भी बहुत लहर जो है वो तेज़ी से इसने अख्तियार की है कोरोना ने। वहाँ पर भी एसओपीज जो हैं उन पर बहुत कम लोग जो हैं वो उस पे यानी कि एहतियात जो है वो बहुत कम करते हैं। जैसे कि इलेक्शन अब हो रहे थे गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ भी आपने देखा होगा कि लोग लाइनों में खड़े हैं लेकिन मास्क वगैरह कोई नहीं है। तो एहतियात जो है वो तो लाजमी है, लेकिन बहुत कोरोना जो है उसकी दूसरी लहर जो है दुनिया भर को परेशान कर रखा है। इसके अलावा अमेरिका बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और जो दूसरे दुनिया के ममालिक हैं उनमें ये डेमोक्रेसी जो है वो मतलब है कि लाना चाहते हैं, लेकिन उनका अपना ये हाल है कि इलेक्शन हुआ है और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि जी धांधली हो गई है। अब पाकिस्तान की सियासत में तो ये हम सुनते आए हैं, लेकिन अमेरिका में भी ये आवाज़ें उठ रही हैं। इस पर भी हम बात करेंगे जब हमारे साथ जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब और लाहौर से जनाब असद काजी साहब जो हैं वो शामिल गुफ्तगू होंगे। तो दुनिया जो है वो अमेरिका के इलेक्शन जो है उनको भी देख रही है और जो गिलगित में इलेक्शन हुए हैं उनको भी देख रही है। इस पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब। और जनाब लाहौर से हमारे साथ आ चुके हैं जनाब असद काजी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वाइसलाम। जी क्या हाल है काजी साहब, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी इफ्तिखार भाई, आप क्योंकि इस्लामाबाद में आप शुरू करते हैं, एक धरना जो है वो भी चल रहा है। उस धरने के जी मुतालिक जी। जरा बताइएगा कि उसकी वजह क्या है, क्यों धरना दिया जा रहा है और मीडिया से इसको दूर क्यों रखा जा रहा है? देखें, धरने की दो वजूहात थी। एक तो जो खादिम रिजवी साहब है उनकी डिमांड ये थी कि जी फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं उनको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो ब्लास्फेमी जो है जिसमें उसका प्रेसिडेंट मैक्रोन मुलव्वस है उसको जनाब सुबह अपना मुल्क से निकाला जाए। दूसरी बात उन्होंने ये थी कि जो फ्रांस की जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान में जो फरोख्त हो रही हैं उसका कौमी तौर पर बाइकआउट किया जाए और उसको प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऐलान करें बाकायदा ना। तो ये इसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन अभी मेरी थोड़ी देर पहले एडमिनिस्ट्रेशन से बात हो रही थी तो ब्रिगेडियर एजाज शाह जो वजीर दाखिला हैं और जो चीफ कमिश्नर है इस्लामाबाद आमर अली जो है वो जी जी। और इमरान खान के कहने पर नूरुल हक कादरी जो मजहबी अमूर के मिनिस्टर हैं वो उन्होंने कोई मामला तय कर लिया। मेरा ख्याल आज रात तक वो जो ये डील हो चुकी है और वो यहाँ से धरना उठा देंगे। जी ठीक। जी 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 जी, बोलिए हाँ वो बोलिए। यहाँ हाँ यहाँ से वो धरना उठा देंगे। लेकिन उस दौरान जो आपने जो मीडिया के हवाले से बात की गई है ये मेरी इत्तला के मुताबिक ये डायरेक्शन दी गई थी पैमरा की तरफ से भी और दूसरे कुछ खास अदारों की तरफ से भी थ्रू पैमरा ही गया है कि आप इसको मैग्नीफाई ना करें। ठीक है ना, क्योंकि इसमें वायलेंस भी हुआ है। मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं और बल्कि मेरे पास वीडियोस भी हैं जो मैंने शेयर भी की हैं मीडिया में जिसमें आंसू गैस बेतहाशा इस्तेमाल की गई है और उसके अलावा जो टॉर्चर भी किया गया है, कुछ जख्मी लोग भी लाए गए हैं, पुलिस की तरफ से भी हुए हैं, इधर से भी हुए हैं। लेकिन इनको फैजाबाद से आगे जो है वो 0 पॉइंट तक वो जाने नहीं दिया गया। बहरहाल अभी ये जो निगोशिएशन करनी थी ये इनको पहले करनी चाहिए थी। और अगर ये इसको इतना एक दिन या 24 घंटे या 36 घंटे इसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए था। ये एडमिनिस्ट्रेशन की वीकनेस है और ये गवर्नेंस की वीकनेस है। और ये इससे आप जो बात कर रहे हैं ना कि दुनिया देख रही है तो दुनिया ऑब्वियसली इन चीजों को देख रही है कि भाई जो हमारा जो हार्डन जो क्लर्जी है या आप इसको फेनेटिक्स ये कहते हैं दुनिया वाले वो राज कर रहे हैं हमारे इस्लामाबाद कैपिटल पर। और जिस तरह लाल मस्जिद वाला केस हुआ था, फिर इससे पहले भी फैजाबाद में धरना हुआ था, आपको याद है, वो भी बड़ा कंट्रोवर्सी जी जी, थी बिल्कुल जिसमें भी बिल्कुल। इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उनको ये इसमें क्या कहते हैं उस पर ब्लेम आए थे और
उन्होंने 1000 रुपए तकसीम भी किया था। ये जनरल फैज भी मेरा ख्याल उस वक्त वो नंबर 2 थे इसमें। तो एनी हाउ अब ये धरना तकरीबन कंप्लीट जी। असद खाई साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझते हैं कि 3 हफ्ते हो गए हैं इस चीज को, फ्रांस में जो हुआ नामूसे रिसालत के हवाले से, अब ये धरना क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी एक और धरना जो है वो हो चुका है कि एम्बेसडर जो है उनको वापस किया जाए फ्रांस के। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी कोई खास वजह आपको नजर आती है? देखिए सर, जो खादिम रजवी साहब है ना, लास्ट टाइम आपने देखा उनकी जो सियासी फॉलोअर्स थे ना, वो काफी हद तक डैमेज हुए। उनके पास खेलने के लिए कुछ था नहीं, ये मौका मिला उनको। और ये आप इनको आपने बात सही की कि हुकूमत ने अब जाके मुज़ाकरात किए, जब इतना ज्यादा वहां पर एहतजाज रिकॉर्ड हो गया, शेलिंग, और मैं कह रहा हूँ पूरा पिंडी जैम हुआ हुआ था। और उसके अंदर चूंकि रजवी साहब को मैं कह रहा हूँ कि समझ रहा हूँ, बल्कि यही कहना चाह रहा हूँ कि सर उनके पास इस टाइम सुनहरी मौका था कि दोबारा अपने आप को इन करने का, और वो उनको मौका मिल गया। और उस मौके के आगे जो आप समझते हैं वो हुकूमत ने सपोर्ट किया। अगर हुकूमत पहले दिन से यही मुज़ाकरात अगर कर लेती तो इतना शोर शराबा, इतना हंगामा रही ना होती, पूरा शहर बंद ना करना पड़ता। आपने दोबारा उसको हीरो बना दिया। तो वैसे आप भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, मीडिया से इसको क्यों दूर रखा गया है? वैसे तो इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारे मुल्क में मीडिया जो है वो बहुत आज़ाद है। सर इस वक्त ना आप देखें, चौधरी साहब ही मेरी बात को सेकंड करेंगे, इंडिया हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहा है और बड़ी प्लानिंग से कर रहा है। हमने कल जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमारे डीजी ISI ने, बाकी ने, हमने उनके प्रूफ दिए। उसके ऊपर एक सियासी जमात ने भी आके कुछ ना कुछ अपना रद्द अमल दिया था। लेकिन हम कोई मौका इस वक्त इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को नहीं देना चाह रहे थे कि आपके यहाँ पर इंतहा पसंद हैं और ये इस तरह का। अब देखें, एहतजाज इमरान खान की हद तक भी हुआ, पूरे मुल्क के हर तबके ने किया, मैं और आपने भी किया। तो जब हमने किया तो कोई किसी को इख्तलाफ नहीं था, ना इख्तलाफ राय था। जो मुतालबात थे जायज थे, और उसके ऊपर ना आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, ना वज़ीर आज़म कर सकता है। बात सिर्फ थी कि उसने धरने का ऐलान किया, धरने तक वो पहुंचे, लेकिन पंजाब से कोई आवाम नहीं गई। मैंने जितने लोगों को फोन करके पूछा, पंजाब से जहां जहां पहले इनके फॉलोअर्स जाते थे, वो सबको पुलिस ने जाकर कुछ को अरेस्ट कर लिया और बाकी लोग भाग गए। यहाँ से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिली। जितनी पब्लिक निकली है वो पिंडी से डायरेक्टली निकली है। और क्योंकि एक हसास इशू है सर, उसके लिए आप भी निकलेंगे, मैं भी निकलूंगा, सारे निकलेंगे। तो खादिम रजवी साहब चूंकि पहल कर गए और उन्होंने उसका मौका उठाया। अच्छा, ये बताइएगा। मेरा ख्याल इसमें जी 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 जी, कैसा बोलिए। मेरा अपना इसमें जी, मैं इसमें थोड़ी सी जो है ना खामोशी इमरान खान की, उसकी मर्जी भी शामिल थी, स्टैब्लिशमेंट की भी मर्जी शामिल थी कि फ्रांस को और उसको दिखाना ही कुछ चाह रहे थे। सेकेंडली जो बात कर रहे हैं ना कि ISPR की और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपने उसमें देखा कि वहां पे इंडिया का जो नैरेटिव है वो उसको एक्सपोर्ट किया थ्रू उनके जो एक्शंस हैं। ये जो एक्शन मुख्तलिफ जो चल रहे हैं ना, इनके जो टेररिस्ट हैं हिंदुस्तान के, जो स्लीपर सेल्स हैं बने हुए कराची के अंदर, जो उसका गढ़ है, उसको एक्सपोज किया पाकिस्तान की ISI ने। तो उस पे अगरचे इन्होंने 2016 में भी डोजियर भेजा था इसी तरह। आज मेरी बात हुई है फॉरेन ऑफिस में भी, तो उसमें पांचों जो P5 कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस में जिनका रोल होता है, तो P5 कंट्रीज को भी ये डोजियर भेजा गया। लेकिन बात ये है कि 2016 में भी भेजा गया था। अब हमने ये देखना है कि हमारी जो फॉरेन ऑफिस है और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट खास तौर पे, वो अपनी जो टीम्स वो किस तरह लॉन्च करते हैं कि ये इंडिया के खिलाफ, इंडिया तो एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के हवाले से ये काम किया जा सकता है, और ये किस हद तक हम कन्विंस कर सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, जो जिसमें आपने देखा होगा कि उसमें मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उनका मोल का किरदार अदा कर रहे हैं, उनके एजेंट्स के अंडर वो काम कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि ये जो अब जो नई गवर्नमेंट आई है इधर जो बाइडेन की, वो ये देखें, ये पूरा एक खेल चल रहा है। ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व है, सिर्फ इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। ये कश्मीर के अंदर जो है जो वायलेंस हो रही है, या उसमें आप देखें तो मोसाद इसमें इन्वॉल्व है, इसराइल की रॉ इन्वॉल्व है इसमें, CIA इन्वॉल्व है, इवन आप ब्रिटिश इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है, और ये अच्छा, इनका टारगेट जो है वो वादर का है।
जी जी इफ्तिखार भाई, ये बताइए कि आप क्योंकि इस्लामाबाद में कुछ मुज़ाकरात जो हुए हैं वो कैसे तय पा गए हैं, क्या शराइत हैं किसके? ये जो धरने वाले? नहीं, वो देखें, वो मेरा मेरा मुझे जो इन्फॉर्मेशन है इसमें कमिश्नर जो है आमिर अली था, और वो जाज शाह, और दूसरा नूरुल हक कादरी के जरिए जो पॉलिटिकल जो उसमें शामिल था, उसमें यही कहा गया है कि हम जो है फ्रांस को के सफीर को, उसने अभी तक ये तय नहीं किया कि उसको निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है को मैसेज ये उनको दिया है, फ्रांस के जो प्रोडक्ट्स के हवाले से जो बात करने की कहा गया है, और उसके अलावा जो है फ्रांस के सफीर को बुलाकर, बकायदा पहले भी बुलाया गया था, और उसके बाद अब भी वो कहते हैं कि हम कोई एक कम्युनिटी के साथ, जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उसके अंदर हम ये बात रखेंगे फॉरेन ऑफिस के जरिए, और उनको बुलाया जाएगा, एक डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को इस चीज पर अपना राजी किया जाएगा कि फ्रांस ने जो इस किस्म की हरकत की है वो उसका खमियाजा क्या भुगता जा सकता है। ये फिलहाल उनको तसल्ली दी गई है अभी तक जो मेरे पास, क्योंकि अभी रिटर्न मायदा जो है वो देखे पहले भी आया था, अभी भी आया था, लेकिन अभी जो हुआ है मेरा ख्याल वो भी थक टूट गए थे, और उनके पास भी अभी कोई और नहीं था। जिस तरह बारिश हो रही थी 3,000 के करीब लोग रह गए थे, पहले 50-60 हजार लोग वहां से चला था, पीछे से कराची से भी कुछ लोग आए हैं, क्योंकि मैं तो खुद उसमें शामिल था जुलूस में, वो मैं गोल्डा शरीफ वाले लोगों के जरिए मैं पहुंच गया था उनके अंदर। लेकिन अभी जो उन्होंने डिस्पर्स करने की स्ट्रैटेजी बनाई है, अब ये नहीं था कि वो इस्लामाबाद को चढ़ाई करने देते, ये पहले भी नहीं होना था। और ये बात असद काजी से बिल्कुल ठीक है कि जी वो उसको कैश जो खादिम रिजवी को, आपको पता है कि उसको पकड़ के बंद कर दिया था पिछली दफा, और उसने तशद्दुद किया था और तलवारों के साथ लोगों के सर काटे थे, मोटरवे पर गाड़ियां जलाई गई थी, लेकिन थैंक्स गॉड आज इस तरह का कोई सिलसिला नहीं हुआ और वो चीज को काबू पा लिया गया। अभी फिलहाल डिस्पर्स किया गया है मेरे ख्याल में, जिसको चाहे आप उसको लॉलीपॉप कह दें उनकी लैंग्वेज में, और या आप इसको मैनेजमेंट का जो स्ट्रेटजी है उसको आप समझे कि वो उन्होंने अडॉप्ट की है। जी कैसा? सही है जी। असद भाई आपकी तरफ आता हूँ कि ये जो इलेक्शन हुए हैं गिलगित में, उस हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं कि नून वाले और पीपल पार्टी वाले, इन्होंने तो पहले ही कह दिया था इलेक्शन से पहले ही कि जी धांधली जो है वो होने जा रही है, तो क्या बाकी कुछ धांधली कुछ नजर आती है आपको? सर आपने इनके सारे जो पॉलिटिकल इनके लीडरान थे उनसे आपने उनके इंटरव्यू आपने सुने, उन सब ने कहा कि धांधली उस तरह नहीं हुई, वो टेक्निकली इन्होंने खेला है। अभी टेक्निकली तो ये चीजें आप लोगों ने ही पहले से एग्जांपल बनाई हुई थी, आपने इन सब को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया हुआ, आपको याद है। बल्कि आप हिस्ट्री निकालें ना तो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। जो वफाक में गवर्नमेंट होती है वही गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान में बनती है। तो इस दफा कोई नई चीज नहीं हुई। इनकी जो अक्सरियत आती थी वो तकरीबन 18 से 19 सीटें ले लेते थे जब पीपल्स पार्टी थी, तो उस टाइम उनकी गवर्नमेंट बन गई। जब नून लीग थी तो फिर उनकी गवर्नमेंट बन गई। अब चूंकि पीटीआई थी, इनको भी 18 से 19 सीटें तो मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ने कुछ ना कुछ गेन किया है। उसने 3-4 दिन लगा, बल्कि पूरा हफ्ता बिलाल भुट्टो ने एक कंपेन की, उस कंपेन का थोड़ा सा असर पड़ा है उनको। लेकिन ये है कि ये तय था पहले ही कि हमने, चूंकि इनके पास पिछला तो बयानिया कुछ नहीं था खेलने के लिए, इस दफा उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने तो जीतना ही जीतना है, तो फिर हम किसी ना किसी बयानिए को लेकर आगे चलेंगे, वो धांधली का हुआ है तो वो धांधली को ही लेकर आगे चल रहे हैं। असल में धांधली हुई नहीं है, और जो वोट मिला है, बल्कि पीपल्स पार्टी का 2-4 सीटें मिली हैं, वो भी इनको नहीं मिलनी चाहिए थी। क्लीन स्वीप करने जा रही थी पीटीआई, लूज किया तो पीटीआई ने भी लूज किया, उनको भी उस तरह की सीटें नहीं मिली। सही, बिल्कुल। इफ्तिखार भाई, ये एक मैसेज है, ये भी काजी साहब हैं जी, काजी शहजाद साहब, ये कहते हैं जी वी शुड प्रे दैट मुस्लिम्स बी यूनाइटेड एट दिस इशू। काश ऐसे हो जाए शहजाद साहब, ऐसे अगर हो गया तो फिर पूरी दुनिया जो है वो मुसलमानों की आवाज जो है वो जरूर सुनेगी। अच्छा इफ्तिखार भाई, अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को बदलने का कोई वो सोचेंगे या अमल करेंगे। तो ये आपको पता है कि एमएस जो है या सऊदी अरब का क्या रोल है, वो एक लंबी डिबेट हो जाएगी, लेकिन इनका जवाब मैं काजी साहब को दे दूं। जी कैसा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इफ्तिखार भाई, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि जो इलेक्शन हुए हैं गिलगित में, बहुत गाली गलौच भी एक दूसरे को दी गई और बड़े बड़े दावे भी किए गए, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई वहां पर हुई है? अब एक जमील अहमद साहब हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के, वो सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि मेरे हल्के में तो डेफिनेटली
जो है वो धांधली हुई है। आप क्या समझते हैं इसमें? जी, जमील ये एक्चुअली कह रहा है कि गिलगित से है, ये एक्चुअली अभी रिकाउंटिंग में 2 वोटों से हार गया, ठीक है ना। तो पीटीआई के से, ये पीपल्स पार्टी का है। तो पहले ये 600 क्लेम कर रहा था कि 600 वोटों से मैं जीत रहा था, आखिरी खबरें आने तक। तो उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है गिलगित बल्तिस्तान का, उसने ये कहा कि भाई आप जो आप इन कैमरे के अंदर आ जाएं और बैठ जाएं, और वो जो फॉर्म 45 होता है जो जिसपे सारे सिग्नेचर्स करते हैं, जो पोलिंग एजेंट होता है, हर पार्टी का जो पोलिंग एजेंट होता है वो साइन करता है। आप उसको इकट्ठा कर लें, दोबारा रिकाउंटिंग कर लें। अगर आप जो कोई अगर इस तरह का कोई मसला निकलता है तो सीट वो आप उसको अगर जीते हैं तो जीत जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी पीपल्स पीटीआई की 9 सीटें बनती हैं, और अगर ये जमील वाली सीट भी शामिल कर ले तो 10 सीटें बनती हैं। और जो उसमें एक जो मुत्तहिदा जो वहदतुल मुस्लिमीन की एक सीट है, क्योंकि उनके साथ तो कोलैबोरेशन है पीटीआई का, तो 10 वो बन जाएंगे। और 7 जो सीटें हैं, और 7 सीटें ये इंडिपेंडेंट की है। इंडिपेंडेंट का हमेशा से ये रुझान रहा है कि वो जो विनिंग पार्टी होती है उसके साथ वो शामिल हो जाते हैं। तो लिहाजा फिर दूसरी अभी रिसेंट 2 सर्वे करवाए गए। वैसे भी इफ्तिखार भाई, जो तहरीक इंसाफ है वो ये क्लेम कर रही है कि जो इंडिपेंडेंट हैं उनको भी इन्होंने टिकट नहीं दिए, और वो इंडिपेंडेंट लड़े हैं लेकिन वो है पीटीआई के। तो इसका तो मतलब है कि मैं एक टेंडेंसी बता रहा हूं ना, जनरल एक टेंडेंसी बता रहा हूं। पिछले 2 इलेक्शन जो हुए हैं जिसमें एक नून जीता है और एक में पीपल्स पार्टी, उसमें ट्रेंड यही है कि जो भी इंडिपेंडेंट होता है वो विनिंग पार्टी के साथ जाता है। देखिए अभी अबूरी सूबा है, अभी इसका सूबा डिक्लेयर हो जाना है, उसके बाद फिर सेनेट की सीटें इसमें से निकलनी है, एमएनएस आने हैं, लोकल फिर एमपीएस होने हैं, अब उसमें भी काम होना है। तो जाहिर है कि ये जो लोकल है वहां के, फिर आपने देखा कि दो सर्वे हुए हैं अभी, और एक तो गैलप सर्वे जो है वो तो कहा जाता है कि प्रो नवाज शरीफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी कहा है कि फर्स्ट नंबर पे इमरान खान है, दूसरे नंबर पे फिर बिलावल है, और तीसरे नंबर पे नवाज शरीफ, और चौथे नंबर पे 0.3% के मरियम नवाज है। ये उनका पॉलिटिकल स्टेचर है। तो मेरा यह ख्याल है कि वो इजीली फॉर्म कर लेगी गवर्नमेंट पीटीआई की, और लेकिन वहां पे उसको बहुत बेहतर काम करना पड़ेगा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में इंडिया का और इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। दैट्स वाई ये हल्ला गुल्ला जो इसी वजह से हो रहा था कि क्योंकि लद्दाख और ये जो एरियाज हैं, ये भी आपको पता है कि कश्मीर का कहा जाता है कि हिस्सा है, वो इंडिया का अपना एक वर्जन है और इंटरनेशनल कम्युनिटी का अपना वर्जन है। लेकिन हम देखेंगे कि जो बाइडन जब आता है तो उस सिलसिले में ये तमाम जो रीजन है जिसमें उसने रिक्वेस्ट की थी इंडिया ने उसको डोनाल्ड ट्रंप को, जो पुराना पाकिस्तानी है, जिसको इमरान खान ने मेरे ख्याल धांधली करवाई है, जिसकी वजह से वो मरियम नवाज का भी आ जाया कि जो बंद कर दिया उसको शहबाज शरीफ को, इसलिए कि धांधली करवानी थी गिलगित बल्तिस्तान में। तो मुझे तो लगता है इमरान खान ने वहां धांधली कराई है, जो डोनाल्ड ट्रंप हार गया, तभी वो कह रहा है कि मुझे क्यों निकाला है वहां से, और वो बल्कि वो निकल नहीं रहा उधर से, व्हाइट हाउस से। तो अब ये हमारे यहाँ मसला व्हाइट हाउस से वो नहीं निकल रहा। ये एक मैसेज है, कह रहे हैं कि वेरी बैड प्रैक्टिस इन पॉलिटिक्स दैट इफ विन द इलेक्शन इज फेयर बट व्हेन अदर विन द इलेक्शन आर नॉट फेयर। तो इसका कहने का मकसद यही है इनका कि जब पार्टी जीत जाए तो इलेक्शन फेयर हो गए, हार जाए तो जी धांधली हो गई है। असद भाई आप क्या कहेंगे? क्योंकि अमेरिका मैं इसके ऊपर ना थोड़ा ऐड करूंगा। आप देखें ना आज, बल्कि अब तो अमेरिका एक आप समझे तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहां पर तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो वहां भी पहली दफा ये हो गया ना कि भाईजान धांधली हुई है। धांधली आज तक होती रही है या नहीं होती, ये दोनों चीजें आप साइड पे रखें। हारने वाले ने कभी नहीं माना, और इतना बड़ा किसी का वो कहते हैं दिल ही नहीं है कि वो अपनी हार को तस्लीम कर ले। हमारे यहाँ ये सिस्टम अगर चलता रहता है तो भाई ये तो हम तो पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे। अब ये जो नए लोग आ रहे हैं ये लोग भी उसी तरह ही एक दूसरे पे ब्लेमबाजी करेंगे। ये सिस्टम तो हमें सूट ही नहीं करता ना, अगर इस तरह देखा जाए तो। अब अमेरिका भी फंस गया है, ये तो चाइना वाला सिस्टम हमें लागू करना पड़ेगा कि जहां पर लोग बैठे। पर सर पहली बात यह है कि 5 साल में किसी की चीज की समझ ही नहीं आती, आप एक घर सीधा नहीं कर सकते। तो कम से कम एक लंबा सा गवर्नमेंट रहे ना जो पूरा सिस्टम चेंज करके आपको डिलीवर करे। चाइना में तो ऐसी चीजें आपको फेस नहीं करनी पड़ती ना। रशिया में, रशिया के आप देखें उसका सदर कब से बैठा हुआ है भाई, उनको एंड यूजर को क्या चाहिए, वो उनका मसला है और वो उनका मसला हल कर रहे हैं, लोग नहीं निकलते उनके लिए। तो जब तक ये चीजें हमें गोरों ने दी है, ये सिस्टम बल्कि बेसिकली देखा जाए तो वहीं से हमें आया, और आप देख लें उसी सिस्टम के नीचे ये दबने जा रहे हैं। अगर ट्रंप निकल आया करोड़ों लोग लेकर, लाखों लोग लेकर निकल आया,
तो वहां पर अमेरिका के हालात तो इनके कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे। और जितने मेरे कुछ 2000 नजूमी कह रहे होते हैं, वो कहते हैं अगला साल तो अमेरिका के टूटने का साल है। आप देखते हैं पता नहीं टूटता है कि नहीं टूटता। हाँ, लेकिन कुछ नजर तो आता है ना। अच्छा, ये इसको मैं कमेंट करूंगा। भाई ये बताइएगा कि अमेरिका जो ट्रम्प है उनको किसने सिखाया कि ये धांधली जो है वो कैसे ये डार साहब ने और जुल्फी बुखारी मेरे ख्याल गया होगा, ठीक है ना। नहीं, डार साहब उनके साथ हैं, उनके साथ डार साहब साजिद डार। ये जो है ये साजिद डार ने पर उधर से फोन किया, वो डरता है, डरपोक आदमी, वो लंदन नो, साजिद डार की बात कर रहा हूँ, साजिद डार की बात कर रहा हूँ। वो पाकिस्तानी है, उसको सारी हाँ वो बंदा उसका जी वो उस बंदे ने उसको कहा कि भाई हाँ नहीं, वो इधर मेरा ख्याल इमरान खान ने उसको कहा है कि ये धरना दे। और ये पहले मेरा फजलुर रहमान को भी फोन किया था। फजलुर रहमान आपको पता है धरना एक्सपर्ट, वो तो ऐसी मीडिया पे एक सीट भी नहीं आई उधर से बल्तिस्तान से ना, तो वो थोड़ा सा मायूस हो गया। तो मेरा ख्याल डोनाल्ड ट्रंप उसकी बात तो नहीं मानेगा, जुल्फी बुखारी की शायद वो बात मान ले। लेकिन ये देखें, ऑन अ सीरियस नोट, मैं ये समझता हूं कि ये जो हम जो कह रहे थे कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम होना चाहिए, तो उसमें अब चीज एक्सपोज हो गई है कि कल को अगर प्रेसिडेंट जो है वो इसी तरह का नालायक नजर आ जाए, डोनाल्ड ट्रंप की तरह का मस्करा आ जाए। अब वो कहते हैं सीरियस अमेरिका होने लगा है, 4 साल फनी अमेरिका था, अब सीरियस अमेरिका होने लगा है। तो फिर वो जाहिर है कि वो जो हर बात वो वीटो कर देता था, कांग्रेस की भी बात वो अनडू कर देता था, उसके बाद सेनेट भी अप्रूव करे। वो कहता है कि क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास एक लामहदूद किस्म के इख्तियार होते हैं, उसमें बहुत जो बैलेंस ऑफ जो उसका चेक एंड बैलेंस होता है वो उस पर बहुत कम होता है, जो जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, जिसमें उसने पेरिस के मुआहदे हैं, फिर ईरान के साथ उसने जो अपना किया था। और डोनाल्ड ट्रंप और मूडी भाई भाई के नारे लगा करते थे। अब ये देखना है कि ये जो एमबीएस के साथ उसने जो बाइडेन ने कहा है कि वो जो जर्नलिस्ट जो मर्डर हुआ जमाल जो था वो था। अब देखें, ये एक चीज एक ट्रेंड है जो पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही थी। केपीआई जो इसको एमबीएस जो है वो स्टेटमेंटें दे रहा था और आपको कह रहा था 30 लाख जो पाकिस्तानी वापस कर दूं। और ये जो मियां साहब को लेकर गया है, ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से गया। हालांकि आज डीजीआईएसआई जो है वो इधर एनटीयू में आए थे, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, उनसे क्वेश्चन भी हुए थे, उन्होंने एक लेक्चर भी दिया है और वो खैर उसमें वो खामोश रहे। लेकिन एक चीज उनको समझ लग गई है, जो हमें जो उनसे तासुन मिला है उनकी गुफ्तगू से, कि अब जो 50-30 लाख पाकिस्तानियों को निकालने की बात कर रहा है। अब देखें ना, कतर का जहाज आया था, हालांकि कह रहे हैं कि कोई जनाब बादशाह इन्वॉल्व नहीं था, तो बादशाह बिल्कुल इन्वॉल्व थे। लंबी डिस्कशन हो जाएगी, निकल गए हैं। ये एक मैसेज है नून लीग का, जीपी में जनाजा निकल गया। अच्छा, जनाजा निकल गया, पीपी भी दावे करते रह गई और आज बिलावर रोने वाला हो गया। सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर इरफान साहब भी हैं, शायद वो लाइव भी आ जाएं, मेरा ख्याल है आना तो उनको चाहिए। अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और डॉक्टर साहब कहते हैं जी माशाल्लाह गुड पैनल, थैंक यू वेरी मच सर, एंड ऑल्सो अरसलान गुड जॉब। जी बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का कि आप हमें ज्वाइन करते हैं और अपने अपने जो कमेंट्स हैं वो भी आप देते हैं। जी अब थोड़ा सा आते हैं जी रियल इशू की तरफ। और रियल इश्यूज जो हैं वो ये है कि अपोजिशन बड़ा शोर करती थी कि जी जहांगीर तरीन जो है उसको एनआरओ दे दिया गया है और वो पाकिस्तान से भाग गए हैं, यूके में चले गए हैं। लेकिन अब जहांगीर तरीन साहब वापस भी आ गए हैं और उन पर चौधरी साहब मुकदमा भी हो गया है। और असद भाई, आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है या कि वाकई अब मुकदमे जो हैं वो आगे बढ़ेंगे और मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे? सर, मेरे जो जराये बता रहे हैं कि इसको बुलवाया गया है। ये खबर पहले से ही लीक हो चुकी थी और कहा जा रहा था कि केस बनाना। देखिए सर, इमरान खान जिसने अपनी बहन के लिए बिल्कुल किसी तरीके से उसको सपोर्ट नहीं किया, उसका जो केस था जेन्युइन केस था, वो वहां पर वो आपने को क्लियर करके आई है। अब ये पार्टी का मेंबर है, इमरान खान का कोई सगा भाई भी नहीं है, लेकिन ये कि गवर्नमेंट इसने बनाई, सब कुछ किया, लेकिन इमरान खान कंप्रोमाइज करने वाला नहीं है। जो चीजें अगर उसने की हैं तो वो अपना वहां पर क्लियर करके है। ये इंक्वायरी लगेगी, एफआई ने इंक्वायरी शुरू कर ली है, कुछ चीजें उनके पास आई थी, अब ये अपना वहां पर केस पेश करेगा, वहां सफाइयां देगा। अगर क्लियर हुआ तो इमरान खान उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इमरान खान तो किसी तरीके भी किसी को भी सपोर्ट। मैं ऐड करता हूं इसमें। इसको पहली बात तो ठीक है, इसको बुलवाया गया है, लेकिन इसको बुलाने के साथ जिस तरह
कुछ और लोगों को भी बुलाया गया था अपने आप के लिए, इसमें एमकेएम के भी लोग थे, उनको भी बुलाया गया था। ये क्लियर कर लेगा। असल में ये जो था ना माफिया, चीनी का माफिया, ये इमरान खान से हैंडल नहीं हो रहा था। तो फिर जब इसको नेगोशिएशन की गई लंदन में, स्पेशल एक इनकी मीटिंग हुई है जहांगीर तरीन का, वो जो बहुत बड़ा महल है वहां में, उनके जाके ये बात की कि जहांगीर तरीन, क्योंकि इसके लिए लोहा लोहे को काटता है, ठीक है ना, वो हदीद सूरा हदीद भी है ना उसमें, तो जो लोहा जो है वो इसको पता है कि सब जो इसका इनपुट जो है अब इस बात में वो देगा। अब बाकी आपको क्लियर करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और जिस तरह उसका तलाल बुख्ती का जो बेटा है उसको भी इसी तरह बुलाया गया था, अब वो भी इमरान खान के साथ वो अब शामिल हो गया। तो लिहाजा ये क्लियर करेगा, लेकिन ये तमाम प्रोसेस से गुजरेगा। लेकिन ये आप देखिए जाएगा कि ये जो आप लूप होल्स होते हैं लॉ के, वो लॉ के लूप होल्स इस्तेमाल होंगे और जहांगीर तरीन को मतलब अच्छा ये कन्वर्ट भी तो ऑलरेडी वो तो नाहल तो हुआ है, कन्वर्ट भी हो जाता है, तब भी वो आके वो बता सकता है आके, क्योंकि इसने मनी लॉन्ड्री की है, मनी लॉन्ड्री के तहत वो पैसे वापस कर देगा। असद भाई ने एक बात कही थी कि जी उसको बुलवाया गया है, जरा ये मैं भी वही किसने बुलाया है उसको? ये इमरान खान की मर्जी से नहीं, मर्जी से आया और विद द कंसेंट। मैं बता रहा हूँ ये एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान की बात हुई होगी। इमरान खान से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही थी। पिछली दफा मैंने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इमरान खान की बात नहीं मान रही थी। आज बल्कि जो इसको जो बुलवाया गया चीनी का, और आपको पता है अभी तक आटा जो है वो वहीं पे खड़ा है, आटा वही 70 रुपए किलो, वही 60 रुपए किलो। अच्छा आटा इसी नोट पे इफ्तिखार भाई हमारे साथ कुवैत से डॉक्टर इरफान साहब हैं, और माशाल्लाह बहुत मजिशियन हैं, मैजिक करते हैं ये। उन्होंने हमें जान दिया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो खूब करवा लिया। देखा जी उन्होंने क्या कहा, पहले तो आप फूक मरवा लें। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, इट्स फर्स्ट टाइम दैट यू हैव जॉइन्ड माय शो, थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू कि आपने जो अपना कीमती वक्त है उसमें से मेरे शो के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुवैत पे भी हम बात करेंगे थोड़ी सी कि वहाँ के जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं पाकिस्तानी, वो कैसे गुजारा कर रहे हैं इस कोरोना में, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल हम जो है सियासत पे बात कर रहे हैं। जो हमने बात छेड़ी थी वो ये थी कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो वापस आए हैं पाकिस्तान, क्योंकि अपोजिशन जो है वो तो कहती थी भाग गए हैं, एनआरओ ले गए हैं। अभी अभी असद साहब ने कहा कि उनको बुलवाया गया है, तो मेरा ये सवाल था कि किसने बुलवाया है उनको? आपका कोई आइडिया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छा पैनल है, और जितनी डिस्कशन हो चुकी है, अब मेरी बात करना तो यकीनन सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। आपकी राय है, हम इत्तराम करें। आप अपनी राय जरूर देना सर। तो डेफिनेटली बातें तो होती है ना। अभी आप देखें कि वो इतने अरसे से बाहर थे, उसकी 2-3 वजूहात तो हो सकती हैं। एक तो वजह वही है जिसकी वजह से आप मुझसे पूछ रहे हैं और जो आप सोच रहे हैं, एक तो वही वजह है। दूसरी वजह यह है कि चीनी का बहरान और इस तरह की बहुत सारी दूसरी चीजें। डेफिनेटली इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए शायद वो हेल्प करें, क्योंकि दूसरे लोग बहुत सारे इनकार कर रहे थे कि हम चीनी की प्रोडक्शन नहीं देंगे या इस रेट पे नहीं देंगे, तो उन्होंने वादा किया कि नहीं मैं इसको कम रेट पे दूंगा और हम इसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको यकीनी बनाएंगे। तो एक वजह तो ये भी हो सकती है। तो दूसरी बात, आप यकीनन मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं कि उनको बुलवाया गया है, तो अब जाहिर है अब देखें कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात भी हो रहे हैं और वहां पर हो चुके हैं जी, हो चुके हैं और जो रिजल्ट आ चुका है उसके अंदर 7-8 बंदे ऐसे भी हैं जिनको पीटीआई में ही शामिल होना है। तो नहीं, वो ड्यूटी जुल्फी बुखारी दे रहा है, वो जुल्फी उसको क्लियर कर चुका है। नहीं वो इंडिपेंडेंस जो है वो पीटीआई पहले भी दावा कर चुकी है, कई वज़रा जो है वो उन्हीं के हैं, उन्हीं के हैं। जी 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 डॉक्टर। तो जहां तक मेरा ख्याल है इंडिपेंडेंट तो एक ट्रेंड रहा है ना, कि जैसे कि पहले बात हो चुकी है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, जो फेडरल में होती है, डेफिनेटली और म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं ना। आवाम भी यही चाहती है कि उनको कुछ मिले, कुछ ग्रांट्स मिले, कुछ वर्क हो। अब अगर इंडिपेंडेंट से अपोजिशन में चले जाएंगे तो उनके इंतखाबात लड़ने का क्या फायदा, उनको क्या मिलेगा? एक ट्रेंड है, डेफिनेटली उनको मिलेगा, लेकिन वो बात तो नहीं होती जो कि सिटिंग गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने तो डेफिनेटली जाना ही है। तो इस बात का जहां तक तल्लक है जहांगीर साहब से, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत बड़ी रीजन है। बाकी वो डेफिनेटली अपनी मर्जी से आए होंगे, उनको बुलाने का किसको इख्तियार है? जाहिर है वो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, यकीनन वो हेल्प करेंगे हमारी, खास तौर पर जो बहरान चल रहे हैं
और जो दूसरे छोटे मोटे मसाइल हैं डेफिनेटली उनकी वैल्यू तो मुसल्लम है, इसमें कोई शक नहीं। और चौधरी साहब, मुकदमात जो हैं वो तो मजीद और बनाए गए हैं हमजा शहबाज पर और शहबाज शरीफ साहब पर भी। तो जी। ये आपका क्या ख्याल है कि इस बार कुछ ये जो मुकदमात हैं मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे, या कि ये सब दिखावा है, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, वो भी बाहर चले गए? हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा। वो जो भुगटी साहब का मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, वो शाहजैन भुगटी साहब है, वो जो तंजीम साजी पे जिसने तलाल को जरा सबक सिखाया था ना, वो तंजीम साजी हुई थी ना फैसलाबाद में, जी, वो उसमें जो सबक सिखाया था वो शाहजैन भुगटी थे, उनके गार्ड थे। हाँ जी, लाहौर, वो नहीं फैसलाबाद में, लाहौर में फिर वो चले गए थे ना फैसलाबाद में। बेसिकली ये जड़ावाला का एमएनए था ना, तलाल जो था, ये वहां से आया था फैसलाबाद में। फैसलाबाद में मदीना टाउन, इनका गाना देखा हुआ। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि खास तौर पे ये हमजा के और शहबाज शरीफ के, तो इनका जो मैं जो स्टडी किया है या मेरे को लोगों से जो बातचीत हुई है, उसमें अब इमरान खान थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, इस पे सख्ती करना चाहेगा कि इसका कोई रिजल्ट जो है निकले इस बात पे, क्योंकि जो टीटीज का और जितना एविडेंस आ गया, अभी और मुकदमा जो दर्ज करना है इमरान खान के शहबाज पर ही मुकदमात हैं, बाकी जो मुकदमा नवाज शरीफ के हैं या दूसरे वो तो पिछले दौर के हैं ना, इसके जरदारी के दौर के हैं। तो अब ये हमें ये लगता है, देखें अभी मुकम्मल बात तो कोई भी की नहीं जा सकती, जिस तरह का हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड हमें नजर आ रहा है कि जिस तरह नवाज शरीफ को एक कन्विक्टेड मुजरम को निकाल के वो बाहर ले गए हैं, लेकिन और वापस लाना उनके लिए अजाब बना हुआ है। लेकिन ये जरूर हो सकता है क्योंकि वो ये पैसे के पुजारी हैं, वो पैसे की खातिर अगर इनका जाती उम्रा जो है उसको यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया जाए, या इनके और जायदादें जो कब्जा, जिस तरह के उन्होंने कुर्क करने का ऑर्डर कर दिया एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की दौलत को यहाँ पे, तो अगर ये इसको प्रोसीड करते हैं और इसी तरह जो शहबाज शरीफ के साथ वो प्ली बार्गेन कर लेता है या वो पैसे देता है, तो प्ली बार्गेन का मकसद ये होता है कि वो खुद तो वो नहीं इलेक्शन लड़ सकता, और लेकिन अगर हमजा को ये थोड़ा सा रिलीफ दे दे, नेक्स्ट जनरेशन को ये रिलीफ दे दे, तो शायद कोई बात बन सकती है। अदरवाइज मुझे वो छूटता हुआ नजर नहीं आ रहा शहबाज शरीफ। बिल्कुल। अच्छा कायद साहब, अभी ना आपने देखा इंटरव्यू जो इमरान खान का इंटरव्यू को इमरान रियाज ने किया था, उसके अंदर इमरान खान ने बड़ा क्लियर कहा, क्योंकि जो केसेस पहले बने हुए थे हमें उसका नहीं पता, लेकिन अब हमारे पास काफी मवाद आ गया। अब आपको कुछ लोग आगे कुछ दिनों में पकड़े भी जाएंगे और जेलों में जाते हुए, और फिर पैसे की बात की उसने, कहा हमें पाकिस्तानी इसलिए परेशान है कि भाई आप इनको छोड़ तो नहीं देंगे, इस साहब के नाम पर एक ड्रामा हो रहा है। तो बड़ा क्लियर कट उन्होंने कहा कि हम लोग इनसे पैसे निकलवाएंगे, और यकीन जाने आप जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी वो बड़ा दर्द दिल रखते हैं। देखिए आप वहां बैठ के यूके में पाकिस्तान के मसाइल पे ऊपर बात करना, आप कभी उनकी बात नहीं करते, तो लोगों को बड़ा दर्द है। लोग कहते हैं कि भाईजान पाकिस्तान को आप कुछ तो आगे बेहतरी की तरफ लेके जाए। तो इमरान खान के ऊपर बड़ा प्रेशर था, उसने कहा कि मैं पैसे निकलवाऊंगा। अभी तक शायद जो थोड़े बहुत दिए हैं वो भी उस तरह शो नहीं हुए, लेकिन अब बड़ी उसके ऊपर प्रेशर है कि भाई इनके अगर जेलों में डालना है, ये बरी होते जाएंगे, डालते इनको इंसाफ तो क्या, उनके बकौल इंसाफ है, अगर नहीं होता तो फिर जब तक तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है आपके एहतसाब का, तो खाना पूरी हो रही है। तो लोगों का आवाम का इसी तरह ऐड करता हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इसको एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद है अब, कि भाई बहुत ज्यादा हो गया काम, कि अब एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद है कि भाई इस तरह अगर ये इनको हीरो ही बनाना है, जिस तरह वो कैप्टन सफदर है उधर एक तो कायद आजम के नारे मारता रहा, बाद में डीजीआई सही और उनके खिलाफ इल्जाम लगते रहे, उनको क्लियरेंस आगे देनी पड़ी, और दो जो लोग हैं उनको जनरल बाजवा ने उनका कोर्ट मार्शल के लिए रिकमेंड कर दिया है। एक दो बातें मैं एक छोटी सी करना चाहता हूँ गवर्नेंस के हवाले से। एक लेटर लिखा है, डॉक्टर साजिदा हैं एडिशनल सेशन जज, मैं कहता हूँ ये गवर्नेंस के हवाले से मैं बात करना, वो लेटर लिखा है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कि भाई मैं जो वो पीएचडी भी उन्होंने किया है 25, वो एडिशनल सेशन जज हैं, ये फतेह जंग अटक के पास है, तो वहां पे उन्होंने कहा है कि जी मैं जो वकीलों का रवैया है, वकीलों के खिलाफ उन्होंने लिखा है कि जब से इफ्तिखार चौधरी की ये मूवमेंट चली थी उसके बाद मेरे अदालत में आकर ये अभी तक ये गंदी गंदी गालियां देते हैं, बकवास करते हैं, और हम उनकी शक्लें जब देख रहे होते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते, एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं वो काम नहीं करती, और जब चीफ जस्टिस को मैंने पहली दफा बताया था पिछली दफा, तो वो कहते हैं कि तुम्हें हैंडल करना नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है कि जो वकला जो बरादरी है वो जो गुंडागर्दी पर उतरी हुई है,
वो उसको हमारे जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, उनको इस बात पर तवज्जो देने चाहिए। दूसरी बात जो है वो मैं कहूंगा असिस्टेंट कमिश्नर पाकपटन को तशद्दुद किया है जब उसने एक एमपीए जो है नून लीग का एमपीए, और उसने जनाब नून लीग के एमपीए ने उस खाबर बशीर है उसका नाम, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, उसने जुर्माना किया एक मार्की में, को शादी की उसने एक मार्की बनाई हुई है, वहां पे वो लेट नाइट खाना था और वो एक 1 डिश के बजाय वो 10 डिशें होंगी, 50,000 रुपए जुर्माना किया। तो अभी तक उस पर एफआईआर हुई है, नबील अली उसका नाम है। जी इफ्तिखार भाई, पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि उस्मान मुबारक को अपनी गवर्नेंस देखनी चाहिए। अगर कोई काम कर रहा है तो उस ब्यूरोक्रेसी को काम करने दिया जाए, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। और अगर आप इस तरह के जो कल को फिर ये भी फवाद हसन फवाद बन जाएगा, चीमा बन जाएगा, तो हमें इन द पार्ट। इफ्तिखार भाई, मुझे पता है कि आप मसरूफ भी हैं, आपने दूसरे चैनल्स भी जाना होता है, तो अगर आप जाना चाहें तो ठीक, अगर रहना चाहें तो भी आपकी मर्जी है। नहीं बस थैंक यू वेरी मच। मैं वो एक दूसरा चैनल है स्पेनिश टीवी, वो आपको पता है वो लाइन पे लगा होता है, आज इलेक्शन हुआ है ना, और दूसरा ये मौलाना साहब खादम रिजवी साहब जो है वो अपना बस्ता उठाने जा रहे हैं वापस, तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट जब हो गया तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू।